नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। और आज का दिन महत्वपूर्ण है। संसद में वंदे मातरम पर सियासी संग्राम के बाद आज बारी थी चुनाव सुधार पर टकराव की। विपक्ष कई महीनों से अड़ा था और एक ही बात पे खड़ा था कि मोदी सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा करवाए। और आज जब सदन में यह मुद्दा आया तो राहुल गांधी ने आरोपों का पिटारा खोल दिया और वही बातें दोहराई जो वो सदन के बाहर कई बार कह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के निर्देश पर, आदेश पर काम कर रहा है और लोकतंत्र को खत्म करने का एक अथक प्रयास हो रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हर संस्थान पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया और इतिहास के पन्ने खोल के रख के बताया कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने अपने दौर में मनमानी की हदें पार करी। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, सवाल है व्यूअर्स, संसद के भीतर अपने पुराने आरोप दोहराकर विपक्ष ने क्या हासिल कर लिया? इसी सवाल पर आज होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। सर पर तकरार, संसद में आर पार और आज आर पार में सांसद। तो देश की सबसे बड़ी बहस में सबसे बड़ा पैनल और सबसे बड़ी खबर। आज लोकसभा में उस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है जिस पर विपक्ष ने कई महीनों से सियासी बवाल मचाया हुआ है। ये मुद्दा है चुनाव सुधार का, जिसमें एसआईआर भी शामिल है। Saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. आपने सीपीएम ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप। चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। ना संविधान में, ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। इसके बाद मोर्चा संभालने आए अखिलेश यादव ने सरकार पर तो हमला किया ही, लगे हाथ कांग्रेस पर भी तंज कस दिया। थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन भविष्य में फेयर काम करेगा। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने हटा दिया गया और ये एक सही निर्णय था। चुनाव सुधार नहीं हो रहा है, चुनाव उजाड़ हो रहा है। ये चुनाव उजाड़ का ही एक पार्ट एसआईआर है। जिस इलेक्शन कमिश्नर ने एमएस गिल ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का वोट का अधिकार छीन लिया गया था, आज उसी कांग्रेस के साथ इनको बैठना पड़ रहा है। इनके नेता तो जब चुनाव होते हैं तभी बाहर चले जाते हैं, ये चुनाव कैसे जीतेंगे? इस बीच एक और बड़ी सियासी घटना हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई। साल 1980 में कथित रूप से उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल 1983 को मिली। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एसआईआर पर तकरार, संसद में आर पार। तो संसद में आर पार और आर पार पे सांसद। एसआईआर पर सियासी दांव पेच को समझाने वाला विश्लेषण। बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल, कोई आपत्ति नहीं है। 12 राज्यों में इस समय एसआईआर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार विपक्ष ने मुंह की खाई है और ईवीएम और वीवीपैट बिहार चुनाव में 100% मैच, एक भी मिसमैच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित और बेहतर माना है। अब राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक
चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया, लेकिन एफिडेविट जिसे हिंदी में हलफनामा कहते हैं वो नहीं दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। अब एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है। सीसी ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष बने हैं। इस फोरम में 35 देश है जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं और ज्ञानेश कुमार वहां पहुंचे हैं और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी दुनिया मानती है भारत का इलेक्शन प्रोसेस बहुत मजबूत है। क्या विपक्ष चुनाव में मेहनत करने की बजाय आरोपों के पीछे छुप जा रहा है? आज का यह बड़ा प्रश्न है। और मेरे साथ बात करने के लिए आर पार में आज सांसदों का पैनल है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। मेरे साथ विपक्ष की ओर से महुआ माजी सांसद जेएमएम है प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ेंगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अरुण भारतीय सांसद लोजपा रामविलास पासवान के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, वरिष्ठ नेता है, मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। एंड सीनियर जर्नलिस्ट सतीश केसिंग है, आपका अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं चरण सिंह सापरा आपसे। बड़े सारे आपने आरोप लगाए, लेकिन इसी बीच बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने सदन के भीतर कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आ गई है, राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयोग को धमकी दे डाली है। सदन के अंदर सीसी ने के ना समझने पर वो कानून, मौजूदा सरकार के कानून में आप मनमानी कर सकते हैं, ये कहा है। हम सत्ता में आकर कानून को बदल देंगे और तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे। जब हम आएंगे तब आपको छोड़ेंगे नहीं। सीधे तौर पर सीसी ज्ञानेश कुमार को धमकी दी गई है सदन के अंदर। बीजेपी कह रही है यह धमकी वाला अंदाज है। मैं रुक करता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। क्या आपको लगता है सदन में जो बात की गई वो धमकी कैसे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए ने भी इस पर आपत्ति जताई है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो स्पीच में एक वाक्य बोला कि लॉ चेंज कर देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो न कर सके, ये नहीं कि वो जो कुछ करता रहे। मतलब बहुत साफ कि उन्होंने चुनाव आयोग की स्वायत्तता के बारे में अपनी मंशा साफ कर दी कि वो सरकार का नौकर बन के रहे जैसे बाकी नौकरशाह रहते हैं, जैसे इनके दौरे हुकूमत में जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपॉइंट होता था, वैसे ही इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता था। तो इनके मन में यही भाव है। और मैं यह भी बात इसमें जिस टोन में उन्होंने बोला कि ये ना सोचें कि उनको प्रोटेक्शन है और वो चले जाएंगे और बच जाएंगे, हम आएंगे, तो मुझे लगता है ये ख्वाब उनको अपने दिल से निकाल देना चाहिए। और मैं एक थोड़ी अलग बात कहता हूं, चुनाव की बात छोड़िए, ये बताइए कांग्रेस पार्टी को आपने कितनी राजनीतिक गतिविधियां करते देखा है? हमारे सांसदों ने सब जगह सांसद खेल कूद प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की हैं और कुल मिलाकर देश भर में सभी सांसदों द्वारा आयोजित खेल कूद प्रतिस्पर्धा में 1 करोड़ युवाओं ने भागीदारी की है। कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्यक्रम किया है? बताइए। सरदार पटेल जी की जयंती के संदर्भ में हमारी लगातार यात्राएं चल रही हैं। राहुल गांधी की निजी यात्रा को छोड़कर कोई यात्रा कांग्रेस पार्टी ने की है? बताइए। कांग्रेस पार्टी के कितने मंडलवार कार्यकर्ता सम्मेलन, कितने जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन हुए? मोदी जी के जन्मदिन से गांधी जी की जन्मदिन तक हमने सेवा सप्ताह मनाया था। ऐसे कितने कार्यक्रम करते कांग्रेस को देखा है? मैं बताना चाहता हूं, सांसदों का 1 दिन का शिविर लगा था, आप सबने वो वीडियो देखा होगा, प्रधानमंत्री जी पीछे जाके बैठे, उन्होंने कहा सब सांसद अपनी अपनी बात बोले, फिर ग्रुप्स बनाए गए कि उन ग्रुप्स में बैठकर अपनी अपनी विषय रखिए। ऐसा कोई कार्यक्रम होते देखा? बताइए ना भाई। आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होते हुए देख रहे हैं? नहीं। कोई पॉलिटिकल काम कर रहे हैं? नहीं। जनाधार बनाने का कोई कार्य कर रहे हैं? नहीं। कोई पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, बूथ लेवल एजेंट कुछ बनाए हैं? नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अभी भी सापरा साहब, अभी बिहार के चुनाव परिणाम आए 45 दिन नहीं हुए हैं। सीसीटीवी के लिए जो मेज पटक रहे थे, हाथ पांव झटक रहे थे राहुल गांधी जी, कहिए ना अभी एप्लीकेशन दें, अभी 45 दिन में सीसीटीवी मिल सकता है, क्यों नहीं मांग रहे हैं? ओके, आरोप बड़े बड़े लगाते हैं जो कहते हैं 6 बजे के बाद। ओके, अब सुधांशु जी आपने बात को रखा। एक सेकंड, चरण सिंह सापरा, आप लोग आरोप बड़े लगाते हैं, धमकीबाजी करते हैं, लेकिन हलफनामा नहीं देते हैं। 45 दिन तक सीसीटीवी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं मांग लेते आप? अगर आपको भरोसा है कि गड़बड़ कर रहा है एनडीए, तो आप सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं मांग लेते? क्यों नहीं मांग लेते? क्यों बार बार भाग जाते हैं अपने एजेंडे से? आप देखिए, आपके पास ताकत है, आपके पास ताकत है लोकतंत्र के अंदर, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? फिर
अमित जी, हैरत की बात यह है, मुझे लगता है कि अभी विपक्ष को भी और कांग्रेस पार्टी को भी वो क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, कौन से राज्य में क्या हो रहा है, ये सारा रिपोर्ट कार्ड सुधांशु त्रिवेदी को देना पड़ेगा या नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा या जेपी नड्डा को देना पड़ेगा। ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं आप। मुझे बोलने दीजिए, आपने उनको शांति से बोलने दिया, मेरे को टोकिए मत। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो पर्याप्त सवाल उठाए हैं और उन्होंने ठीक तरह से उसको सवालों को पूछा भी है। उन्होंने सीधा कहा कि जिस मात्रा में वोट चोरी चल रही है, जिस मात्रा में वोट रिगिंग चल रही है, इससे नजर आता है कि यह देशद्रोह हो रहा है, यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने खुलेआम 7-8 सवाल पूछे हैं। उन्होंने यह पूछा कि जो चयन समिति थी निर्वाचन आयोग की, उसमें से सीजीआई को क्यों हटाया गया? क्या सीजीआई की निष्पक्षता पर कोई सवाल था प्रधानमंत्री के मन में? फिर उसके बाद में 2023 में यही प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इनको निर्वाचन आयुक्त को सुरक्षा कवच क्यों दिया? आपने पार्लियामेंट के अंदर संशोधन किया नियमों में और उनको ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया, इम्यूनिटी दे दिया कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, उनके ऊपर कोई केस न कर सके। इस तरह की इम्यूनिटी देने का कारण क्या था? और उसके बाद में भी ये निर्वाचन आयोग जो है ये विपक्ष से डरता क्यों है? ये हमको मशीन रीडेबल डिजिटल लिस्ट क्यों नहीं देता है? ये हमको सीसीटीवी की फुटेज की जो इन्होंने मर्यादा जो है वो 45 दिन क्यों कर दी है? 45 दिन के बाद में ये सारे सबूत और मांगिए ना, 45 दिन अभी तो 45 दिन नहीं हुए, मांगिए बिहार की, अभी 45 दिन मांगिए, आप मांग क्यों नहीं रहे? अभी डिमांड करिए, अभी डिमांड कीजिए, हल्की मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी मैं डिबेट करूंगा। आई विल आस्क क्वेश्चन टू ज्ञानेश कुमार, ओपन चैलेंज, ओपन ऑफर, मेक योर पॉइंट। मैं आ रहा हूं। देखिए अमित जी, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि सीसीटीवी फुटेज दी जाए, फॉर्म 17C की डिटेल दी जाए। क्यों निर्वाचन आयुक्त ने 24 घंटे के अंदर इन्होंने सारे नियम बदल दिए और ये 45 दिन का नियम लेकर के आए? क्योंकि इनके मन के अंदर चोर है। क्या हमने एसआईआर के बाद में नहीं देखा कि कितनी गलतियां हैं एसआईआर के बाद में? वोटर लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट 1,20,000 नाम जो है वो डुप्लीकेट है। आप पुरानी बातों को रिपीट कर रहे हैं, मैं नई बात पर आना चाहता हूं। कितने डुप्लीकेट एड्रेस के ऊपर वोटर रजिस्टर हुए? क्या नहीं, देखिए धमकाकर काम हो जाएगा, धमकी देकर काम हो जाएगा। मेरे साथ एलजेपी की भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे साथ जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनकी बात भी करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, धमकी देने का वो कह रहे हैं कि आप कुल मिलाकर आप यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को, बड़े सारे आरोप लगाए इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ऑडियोज डाउन सुधांशु त्रिवेदी, आप 40 सेकंड सुधांशु। देखिए, सिर्फ टेक्निकल बात करें। पॉइंट नंबर 1, 45 दिन के समय की अवधि के अंदर है अभी कांग्रेस बिहार चुनाव के सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है। पॉइंट नंबर 2, अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, सबके पास मतदाता सूची है, एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 मतदाता होते हैं। अपने 2, 4, 5 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए पर बूथ, सब चेक वेक कर लिया है ना? कि ऐसा तो नहीं बाद में कहेंगे कि साहब एक ही बूथ में 20 या 100 लोगों पे एक ही की फोटो थी। ये सारा चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, जो है कहते हैं 6 बजे के बाद मतदान होता रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। तो मैं चरण सिंह सापरा जी से कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के अंदर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकता है, सड़क पे सब कर सकते हैं। अगर आपकी लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं तो उसकी कितनी फोटोएं आपके बूथ लेवल एजेंटों ने, आपके बस्ता लगाने वालों ने खींची हैं, वीडियो खींचे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट किए? कृपया दिखा दीजिए। अब बताइए साहब, अब कृपया बता दीजिए। मैं उत्तर दे दूं? हाँ बिल्कुल, 40 सेकंड बोलिए। देखिए अगर आप ये बातें करते हैं तो बताइए कि हमने जितने आरोप लगाए, वो चाहे हरियाणा के चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, हमने जितने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे, क्या एक का भी जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया? निर्वाचन आयोग ने दिया है। फिर ये ब्राजील की लड़की की हरियाणा की वोटर लिस्ट के अंदर 22 बार फोटो कैसे आती? इस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है क्या? एक जो मिंता देवी थी, उसकी उम्र 124 साल की आ जाती है। कई सारे एड्रेस जो है, हर एक एड्रेस पर कहीं पर 200, कहीं पर 300, कहीं पर 500 लोग रजिस्टर है। क्या निर्वाचन आयोग ने उसका उत्तर दिया है? क्या निर्वाचन आयोग ने इसका उत्तर दिया कि एक महिला की फोटो 223 बार आ चुकी है? 223 बार एक महिला की फोटो आती है। निर्वाचन आयोग से सवाल नहीं पूछना चाहिए, आप नहीं पूछना चाहते हैं क्योंकि आप चरण सिंह सापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर सापरा, 50 सेकंड्स डन, यू मेड योर पॉइंट। मेरा एक हम्बल सबमिशन है, बार बार आप इलेक्शन कमिश्नर को इतना कुछ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को हम देख लेंगे। बेसिकली ये वो अंदाज है जिसके अंदर
का गली मोहल्ले में कहा जाता है, अगर तुमने हमारी तरफ आउट का इशारा नहीं दिया अंपायर को, तो दूसरा कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, हम तुम्हें घर से ढूंढ के निकालेंगे। उसी तरह की ये बात है। मैं एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरुण भारती, 1 सेकंड, एनडीए के हैं, एलजेपी रामविलास, होल्ड ऑन, अरुण भारती की बात चलता हूं। अरुण भारती, इस देश के अंदर, और मैं इस देश बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कितने इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं जो पॉलिटिकल पोस्ट पे गए हैं? मैं कईयों के नाम यहां गिना सकता हूं एक एक करके। कोई अडवाणी जी के खिलाफ लड़ा, एमएस गिल मंत्री बने, और बोलिए तो किस किस के नाम लूं, नवीन चावला कैसे बने, ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है, इस देश के अंदर हुआ। लेकिन आज इस देश की इलेक्शन प्रणाली के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात हो रहा है, ये कह के इस देश की इलेक्शन प्रणाली खराब है। बिहार का चुनाव आपने रिग किया, महाराष्ट्र का चुनाव आपने रिग किया, कोई तैयारी नहीं करेगा और चुनाव हार जाएगा, कोई घूमता रहेगा और चुनाव हार जाएगा, जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की है। अरुण भारती, हेलो जी, अरुण भारती जी, आवाज मिल रही है आपको? अमीश भाई, आप सॉरी, आवाज धीरे आ रही थी, सुनाई नहीं दिया। इसके साथ ही देखिए, आपने जो नाम गिनाया अमीश भाई, ये तो चुनाव आयुक्त हुए। इसके अलावा आप यूपीएससी में देख लीजिए, बटुक सिंह इनके कार्यकर्ता हुआ करते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लगभग 10 सालों तक यूपीएससी के चेयरमैन बने रहे। दरअसल राहुल गांधी जी को वर्क फ्रॉम होम करने की आदत है। वो एक जमीनी राजनेता नहीं है, वो एक वर्क फ्रॉम होम करने वाले राजनेता है, और चाहते हैं कि चीजें सब उनके मन मुताबिक हो। देखिए, जनता के दिलों में उतरने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है। राहुल गांधी जी 94 बार इल्जाम लगा चुके हैं ईवीएम पर, माफ कीजिएगा 94 बार नहीं, 94 टाइम्स लगा चुके हैं कि ईवीएम के कारण चुनाव हारते आए हैं। अब उनको मिला है नया बहाना एसआईआर का। ईवीएम, उसके बाद एसआईआर, और एसआईआर में भी जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, उस किसी आरोप को वो साबित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अब बिहार का ही देख लीजिए, एसआईआर का होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी, मैं आपको कुछ विधानसभा के नाम बताता हूं जहां पर जहां पर एसआईआर के बाद वोट कटे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस के लोग जीते हैं। जैसे आप देख लीजिए वाल्मीकि नगर, जैसे आप देख लीजिए चनपटिया, वहां से कांग्रेस के लोग जीते हैं, ढाका राजद के लोग जीते हैं। तो जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी की उनका वोट कट रहा है, तो अगर वोट कट रहा है तो राहुल गांधी और राजद के लोग वहां कैसे जीत रहे हैं? उसी तरह से फारबिसगंज, रामगढ़, जहानाबाद, इन सभी नतीजों को देखा जाना चाहिए और राहुल गांधी जी से पूछा जाना चाहिए कि वो जमाना गया जब आपके मुताबिक चीजें होती थी, आप राष्ट्रपति की शक्तियां कम कर देते थे, आप संस्थानों की शक्तियां कम कर देते थे, और आज जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आप चुनाव आयुक्त, वर्तमान चुनाव आयुक्त को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में उन्हें भी पता है, जिस तरह से जनता का उनका जुड़ाव लगातार कमजोर होता रहा है, कांग्रेस कमजोर होती आ रही है। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी, सिंगल डिजिट की पार्टी हो गई है। ओके, सिंगल लार्जेस्ट तो सिंगल डिजिट, राहुल गांधी, ओके, एनडीए से ओके, सिंगल लार्जेस्ट से सिंगल डिजिट, और वर्क फ्रॉम होम में राहुल गांधी बिलीव करते हैं। इसका देखिए, आज ये बात श्रीकांत शिंदे ने भी कही, जो कि बड़े नेता हैं, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्रीकांत शिंदे। उन्होंने बोला कि कांग्रेस इनके नेता जब चुनाव होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, अब पूरा एनडीए कह रहा है आराम करके चुनाव नहीं जीता जाता, घूमकर चुनाव नहीं जीता जाता। एलजेपी टू शिवसेना। देखिए, मुझे अच्छा लगता अगर एलजेपी के प्रवक्ता कहते कि मशीन रीडेबल डिजिटल लिस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है, निर्वाचन आयोग को दे देनी चाहिए, विपक्ष को और सभी सत्ताधारी पार्टी को भी। लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज क्या चल रहा है, एसआईआर जो है वो वोट चोरी का हथियार बन गया है। सर, वोट चोरी क्या लगा रखा है? स्पेशल इंटेंसिव रीडिंग हो गया। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो ना। आपको वोट चोरी एजेंडा ही नहीं बना आपका। अरे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सुनिए ना, एजेंडा नहीं मान रहे। मेरा पॉइंट है, मेरा सीधे से सवाल है कि जो एनडीए कह रहा है इनके नेता जब चुनाव होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं बोलने दे रहा हूं, आप सबसे ज्यादा बोले। एनडीए के सांसद उतना नहीं बोले जितने आप बोले। कृपया करके मेरी बात, यही आप इलेक्शन कमीशन के साथ कर रहे हैं व्यूअर्स, यही इलेक्शन कमीशन के साथ करें। सबसे ज्यादा आप बोले और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा।
सबसे ज्यादा आप बोले। बिल्कुल नहीं दे रहे मौका। आप मेरी बात को काट रहे, सुनिए तो सही ना। इतना बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। देखिए, जब न्यूट्रल अंपायर जो है वो बीजेपी का गोलकीपर बन जाएगा, जब सत्ताधारी का दरबारी बन जाएगा, तो निश्चित रूप से विपक्ष आवाज तो उठाएगा ही। लोकतंत्र के अंदर हमको आजादी है ना, कि ये आजादी भी हमारी छीन लोगे आप। यहाँ पर मीडिया में आप छीन लोगे, वहां पर पार्लियामेंट में वहां पर बैठे हुए अध्यक्ष और जो चेयरमैन है वो छीन लेंगे। भाई ऐसा तो लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, जनता आपको जिता नहीं रही है तो इसकी ये आजादी कौन छीन रहा है आपसे? ओके, इनसे सारी आजादी छीनी जा रही है। अरुण भारती wants to respond। अरुण भारती इनसे सारी आजादी छीनी जा रही है। लोकसभा के अंदर ओम बिरला इनकी आजादी छीन रहे हैं, स्टूडियो में एंकर संपादक इनकी आजादी छीन रहे हैं, और चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन इनकी आजादी छीन रहा है, कोर्ट में जज छीन रहे होंगे। हर चीज से ही समस्या है। अरुण भारती। अमीश भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बोलने के बाद भी जब बोल रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। जो बातें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को खारिज कर दिया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी नहीं मानेंगे? आप बताइए। एक तरफ ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है, वही तरफ जातीय जनगणना के साथ में अगर हम धार्मिक और या डेमोग्राफिक डेटा की बात होती है तो कांग्रेस को आपत्ति होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये बताइए कि अभी लगातार हम लोगों ने देखा बिहार में इनकी समीक्षा बैठक भी चल रही थी। एसआईआर के बाद, इनकी चुनाव में रिजल्ट आने के बाद इनकी समीक्षा बैठक भी चल रही थी। कांग्रेस के विधायक अंदर घुसते हैं और घुसते ही राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है कि बिहार में उनके कितने विधायक जीत करके आए हैं, और वो क्या बोलते हैं कि बाकी कहां है, तो उनके विधायकों को उनको बताना पड़ता है कि बस यही सर 6 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, जो बार बार वो मुद्दे उठा रहे हैं, अगर वो अपने अप्रोच में सही है, सीरियस है, देश के लोकतंत्र के प्रति गंभीर हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद भी बहाना बनाते हैं कि बोलना नहीं आता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि नहीं, जो इंडिया अलायंस को ही सोचना पड़ेगा। यहाँ पर जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी देर से बैठी है, कांग्रेस ने कर ली थी। जी। भविष्य में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को उनकी मनमानी नहीं करने दी जाएगी। मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं, वो भी काफी देर से हमारे साथ बनी हुई है। महुआ, द होल पॉइंट इज दिस। देखिए, हमें ये बात को विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें रोका जा रहा है, लेकिन एनडीए कह रहा है कि मेहनत नहीं करते हैं राहुल गांधी। आप भी तो इंडिया घटक दल की हैं, आपकी सरकार तो बनी, झारखंड के अंदर आपको तो दिक्कत नहीं हुई, आपके साथ बाकायदा बिहार में गठबंधन नहीं हुआ। आप जानती हैं आपका क्या असर किया गया वहां पर, बताइए, इसका जवाब दीजिए। जेएमएम के साथ गठबंधन हो पाया था? जब गठबंधन के तार ही ठीक से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे जीता जाएगा चुनाव? और फिर रोना एसआईआर का, फिर रोना वोट चोरी का। देखिए, झारखंड में हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार है, और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। आपने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना से लेके इतनी तरह की योजनाएं हैं। बिल्कुल काम हो रहा होगा। मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन है इसका जवाब। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में यहाँ के मेधावी बच्चों को भेजा जा रहा है, तो शिक्षा में, एजुकेशन, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट में, हर फील्ड में काम हो रहा है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिहार में हमारे साथ बहुत न्याय नहीं हुआ है, वहाँ कई सीट हमें चाहिए थे, और हमारी अच्छी खासी संख्या है, इसको लेकर थोड़ी नाराजगी है हमारे बीच, लेकिन उसकी वजह से झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि तो झारखंड वही तो मेरा पॉइंट है मैडम। अलायंस ठीक से नहीं करेंगे, अलायंस ठीक से नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, अलायंस में प्रॉब्लम आएंगी। सीएम का पद ठीक टाइम पर नहीं ऑफर करेंगे, नहीं देंगे। महाराष्ट्र में भी यही दिक्कत हुई, बिहार में भी यही दिक्कत हुई, और फिर ठीक रहा एसआईआर पर फोड़ेंगे, इलेक्शन कमिश्नर पे फोड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, एसआईआर का जो मामला है उसको लेकर सभी चिंतित है, हमारे स्टेट में भी लोग चिंतित है, क्योंकि अगर मान लीजिए घुसपैठ हुआ, अगर 10 साल तक तो केंद्र में अभी जो सरकार है वही सरकार थी, अगर घुसपैठ हो रहा था तो किसकी जिम्मेदारी थी? अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई
तो ये फिर अभी आप लोग ऐसे भी उनके नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए ना, जो लोग घुसपैठ किए हैं। आप एक सीमा हैदर आई थी हमारे देश में पाकिस्तान से, एक बच्चा उसका चेहरा जान गया कि कौन है सीमा हैदर। लेकिन आज अगर घुसपैठ बंगाल में या झारखंड में कहीं हो रहा है तो उनके चेहरे क्यों नहीं सामने आते? उनको आप सार्वजनिक कीजिए ताकि लोग भी तो जाने कि सचमुच में घुसपैठ हुआ है। अब यहाँ के लोकल लोगों को भी अगर बाहरी कह दे तो ये तो गलत है ना। ये गलत है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। माइग्रेशन के शिकार जो व्यक्ति होते हैं वो डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं भटकते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स भुला जाते हैं। जी मैं एक सेकंड, बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है सोनिया गांधी को बेवजह परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सोनिया जी 80 साल की होने वाली हैं, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस उम्र में तो उनको छोड़ देना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब। देखिए, महुआ जी को मैं एक और बात याद दिला दूं। प्रियंका गांधी वाड्रा की भी बात का जवाब सुधांशु जी। उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं। बिल्कुल जो उन्होंने कहने का प्रयास किया है, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी चीज याद दिला दी है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, वो 80 साल की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 85 वर्ष के हैं। उसके बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व युवा है। राहुल गांधी जी 55 वर्ष के हैं, पर वो युवा हैं। अगर वो नॉर्मल जीवन में होते तो 5 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाते। और प्रियंका गांधी जी भी शायद 53 वर्ष की हैं और वो भी युवा नेता हैं। तो कांग्रेस की जो आयु की परिभाषाएं हैं वो अलग हैं। जहां तक सोनिया गांधी जी के प्रति सम्मान की बात है तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने विपक्ष के नेता रहते हुए कितनी बार विदेश में जाके भारत के बारे में अनशन बोला? बताइए। कभी नहीं बोला। मनमोहन सिंह ने कितनी बार बोला? नहीं बोला। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला? नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं का पूछिए। नरसिम्हा राव सरकार में अटल जी थे नेता प्रतिपक्ष, उल्टा जाकर समर्थन किया जिनेवा में नरसिम्हा राव सरकार को। इकलौते एकमेव अद्वितीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं जो एक तो हर सेशन के बाद फट से वेकेशन पर चले जाते हैं विदेश। हर सेशन के बाद एक वेकेशन, और वहां जाकर वेकेशन होती है या कौन सी गुप्त मीटिंगें होती हैं, अचानक वो भारत विरोधी सारे तत्वों के साथ मिलके कुछ ना कुछ भारत विरोधी बातें करते हैं। और अभी जो आपके मुंह आप राहुल गांधी की छुट्टी को लेकर इतने चिंतित क्यों हो जाते हैं? आप पूरा आपका गठबंधन नहीं मैं अभी अरुण भारती ने भी बोला वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। समझिए, नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा वो गली मोहल्ले के लोगों जैसी धमकी की भाषा है। गली मोहल्ले का मामला नहीं है अमित जी, यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। अगर जॉर्ज सोरेस ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत से मोदी की सरकार हटाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा ही होगा जाके। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी मलेशिया गए थे, मलेशिया में लंकाविये में प्रकट हुए थे। लंकावी क्यों गए थे? अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो या तो वो टूरिज्म करने गए थे तो वेकेशन हो गई, अन्यथा लंकावी में एक भारतीय नागरिक भी रहता है जो भारत से निष्कासित है, वो शांति का मसीहा जाकिर नायक। अब ये महज संयोग था कि जहां जाकिर नायक है वहीं पर राहुल गांधी जी को छुट्टियों का सुकून नजर आया। फिर खैर वो कोलंबिया चले गए। खैर छोड़िए उस बात को। अभी मैं ये कहना चाहता हूं, महुआ जी से एक बात कहना चाहता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और इनके एक मंत्री ने, जेएमएम के मंत्री का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि बिहार में हमारे गठबंधन के साथ जो धूर्तता की गई है, धूर्तता वर्ड है, अब हम अलग लड़ेंगे। तो साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि धूर्तता की गई। और मैं एक डाटा बताना चाहता हूं चरण सिंह सापरा जी को। जो लोग कहते हैं ना कि साहब हमारा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, तो मैं बताना चाहता हूं वोट था कितना जो चोरी हो गया। बिहार के पिछले 35 साल के मैं चुनाव का डाटा आपको बताता हूं। 1990 का बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस को 24% वोट मिला, 71 सीटें केवल जीती, 103 पे जमानत जब्त हुई। 1995 केवल 29 सीटें जीती, घट के वोट 16% रह गया, 167 पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में केवल 23 सीटें जीती, वोट परसेंटेज घट के 11 पे आ गया, 231 पे जमानत जब्त हुई। सर पूरी बात सुन लीजिए। 2010 में 4 सीटें जीती, 8% पे वोट आ गया, 216 पे जमानत जब्त हुई। 2015 में लड़े ही बहुत कम, केवल 41 सीटें लड़े, वोट परसेंटेज 6.6, सीटें आई 27। 2020 में केवल 70 लड़े और 9 पॉइंट कुछ वोट के साथ। जी भैया ये बताओ 1990 से यहां तक ये वोट कहां जा रहा था? अरे वोट था क्या जो चोरी हो गया? मतलब एक लाइन में कहूं,
फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, फिर भी लुट गई जागीर हमारी। वाह जी, बड़ा गजब है भाई। था क्या आपके पास? आपके पास था क्या जो लुट गया? आपके पास था क्या जो लुट गया? और जो बचा भी था वो जेएमएम कह रही थी कि आप चोरी हुआ कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। ओके, सतीश के सिंह, जो कांग्रेस के पास था क्या बिहार के अंदर जो लुट गया? लेकिन जो बात आज श्रीकांत शिंदे ने बोली है वो बात इंपॉर्टेंट है। जो बात यहां अरुण भारती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली है वो बात इंपॉर्टेंट है। उनके नेता जब चुनाव होता है तब बाहर चले जाते हैं, तो चुनाव जीतेंगे कैसे? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन, आंसर इट। सतीश के सिंह, यू आर अ फाइन जर्नलिस्ट, मेक योर पॉइंट। देखिए, ऐसा है, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा आपसे। मेरी उम्र आप पूछिए, पहले प्रधानमंत्री जी के पूछिए, तब पूछिएगा। नहीं, पता है सबको 75 है, पूछनी क्या है? अच्छा, तो ठीक है। नहीं, आप अपनी बताई दीजिए जब आपने बोला ही है। मेरा तो आप राहुल गांधी से युवा है? नहीं, वो हमसे छोटे हैं। आप उनसे कितने साल बड़े हैं? हम उनसे छोड़िए नहीं, बता दीजिए, इसमें क्या अर्ज है? हम उनसे 5 साल बड़े हैं। 5 साल बड़े हैं, मतलब आप 60 के हैं, वो 55 में जा रहे हैं। बस छोड़िए, आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है कि विपक्ष के नेता ने लोकसभा में जो सत्ताधारी पार्टी है और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए, यहां तक कि एंटी नेशनल शब्द का उपयोग किया है। अब दुरुपयोग है जो भी है, आज तक तो भारतीय जनता पार्टी इनको एंटी नेशनल कहती थी, राहुल गांधी को। लेकिन जो 4 चीजें उन्होंने कही है, अरे आज के डेट में ऐसा है कि चुनाव आयोग कुछ अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा इस तरह का बना दिया स्थिति को कि आज विश्वसनीयता पर बहुत खतरा पैदा हो गया है। बात सही है कि दिसंबर 23 में क्यों बदला गया, मतलब क्या कहते हैं वो कानून क्यों बदला गया कि भाई चुनाव आयोग पर कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग पे फिर क्यों है 45 दिन का ये लिमिट? जो कोर्ट से आदेश आया उसके बाद ऐसा हुआ, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो ऐसा है। तो ये तो आप कह रहे हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए ना। बाकी बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो ये भी हुआ, आपका सतीश जी एक मिनट सुन लीजिए। आप बिहार में तो ये भी हुआ ना, अरुण भारती जी से पूछिए ना कि जिस समय लाइन में वोट में लगने लगे लोग, उस समय भी 10-10 हजार आए। ये भी कोई वोट कराने का तरीका है क्या? अच्छा, एक बात ये नहीं है तरीका। तमाम कमियों के बावजूद कांग्रेस पार्टी, तमाम कमियां हैं, बढ़िया बता रहे थे सुधांशु जी की, ऐसे ऐसे सीट घटता गया। अब तो ये स्थिति आ जाएगी ना, तो ऐसे में तो जब विश्वसनीयता, आप जवाब दे दीजिए और 400 सीट ले आइए, विश्वसनीयता से लाइए। अच्छा ठीक है, अरुण भारती आपसे सवाल पूछा गया है, जवाब 10-10 हजार। आप बार बार इलेक्शन कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएंगे कि पूर्व सीईसी वीएस रमा देवी को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनाया था या नहीं बनाया? बनाया था। अच्छा, पूर्व सीईसी रमा देवी को गवर्नर बनाया। आप ये मान रहे हैं कि आज जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अभी को बनाया है क्या? अभी कोई बनाया है क्या? एक एग्जाम्पल बताइए सतीश जी। मैं पूछ रहा हूं, पहले आप आरोप लगा रहे हैं सतीश जी, तो जवाब देना पड़ेगा। आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप आरोप लगा रहे हैं। आपने बोला कॉम्प्रोमाइज है इलेक्शन कमिश्नर। मैंने ये नहीं कहा। क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा आपने। के नेता ने कई सबूत दिए, ऐसा क्या सबूत दिया? क्या सबूत दिया? लोकसभा में दावा किया इस राइट। आप बताइए ना, आपको अगर आप जर्नलिस्ट है बताइए ना। जर्नलिस्ट नहीं, ब्राजीलियन महिला के बारे में कुछ पता है? नहीं, एक सेकंड, चुनाव आयोग ने बताया आपको? सवाल पूछ रहा हूं सतीश के सिंह। नहीं, आप बताइए, देना पड़ेगा ना। मैं तो ब्राजीलियन महिला के बारे में आपको जरूर जवाब दूंगा और दिलवाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं इस देश के अंदर कैसे लोकतंत्र के अंदर होता था, वो इस देश को जानना चाहिए। रमा देवी की बात सतीश जी ने यहां मानी। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं, टीएन सेशन बताता हूं। टीएन सेशन रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़े, एलके अडवाणी के खिलाफ अहमदाबाद से चुनाव लड़े। उसके बाद पूर्व सीईसी एमएस गिल रिटायर होकर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और ये नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर बने। और कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि आज के दौर में अगर एक एग्जांपल आप बता दें, कोई बता दे, तो मैं आपको मानता हूं। बताइए, एक एग्जांपल नहीं है। ओके, अरुण भारती आपका जवाब सतीश के सिंह। अरुण भारती 30 सेकंड। अरुण भारती, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 40 सेकंड अरुण भारती। बिहार सरकार ने चुनाव आयोग से, क्योंकि ये लगातार अपने हर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों को पैसा दिया जाता रहा है, और इस बात के लिए चुनाव आयोग को बिहार सरकार ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी और उनसे परमिशन ले लिया था। जनता का पैसा अगर जनता के पास गया, किसी भी आरजेडी और कांग्रेस के नेता के घर में नहीं गया, उनकी जेब में नहीं गया, क्या यह दर्द है इनका?
जनता का पैसा अगर जनता के पास जा रहा है तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? इसकी समस्या अरे जब नहीं है आपका भाई। मौका था तो आपने अरे भी आप किया ही ना। लोग रेवड़ी मैं के अमित खिलाफ भाई थे आपको ना। बताना चाहता हूं, अरे आप ही बटुक लोग सिंह के रेवड़ी बारे के में खिलाफ पूछिए। थे। यूपीएससी रेवड़ी तो के अब यहाँ 10 साल वोटिंग तक लाइन में चेयरमैन मिल बने रहा है। रहे। कैसे हुआ कांग्रेस के समय में? यही नहीं, हाँ, पहले हुआ होगा। सीसी सुकुमार सिंह जी को सूडान का गवर्नर बना दिया गया रिटायरमेंट के बाद। आप लोग भी यही ऐसी करते रहिए बहुत और सारी जोर चीजें से तो करिए। हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं करा कहा इन्होंने? अमीश भाई, हाँ आपकी आवाज आ रही है अरुण भारती? हाँ, तो ऐसे हम भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर बात जो हो रही है उसके बारे में होनी चाहिए। और अमीश भाई, एक मैं जरूरी बात उठाना चाहूंगा, सब लोग इस चुनाव के माध्यम से अलग अलग सवाल उठा रहे हैं, मगर एक सवाल इस पूरे एसआईआर में के कारण, जहां पर एक नव सामंतवादी पार्टी है राजद की, जो ऐसे ऐसे गाने बजा रहे थे कि तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, इस बात पे कभी कांग्रेस ने ठीक है, पहले सतीश के सिंह कुछ कहना चाहते हैं, फिर फराज किदवई समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ कहना चाहते हैं। सॉरी, फराज किदवई स्पोक्सपर्सन है। ओके मेक योर पॉइंट। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, संगठन में, चुनाव मशीन में भाजपा और एनडीए बहुत अच्छी है। अरुण जी, सतीश के सिंह कुछ कह रहे हैं, 1 सेकंड 30 सेकंड ये लोग चुनाव में बहुत अच्छे हैं, ये लोग काम भी करते हैं, तो इसलिए तो और अच्छा है ना कि भाई सब चीज पारदर्शी तरीके से हो। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? उठाने का मौका क्यों दे रहे हैं आप लाइए ना इसको। पारदर्शिता मतलब क्या? हाँ, आप इसको हटाइए, आप विश्वसनीयता लाइए और आप 400 सीट जीतिए, किसको क्या दिक्कत? आप अच्छा एक बात बताइए, जब अच्छा समुदाय के लोगों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने अरुण भारती, मैं आपके पास आता हूं। सतीश के सिंह ने एक बात बोली है। जी मैं 1 सेकंड अरुण भारती जी, मैं आपको रोकता हूं। अरुण जी लगता है आप तक ऑडियो नहीं जा पा रहा, मैं रोकता हूं 1 सेकंड। सुधांशु जी, आप पारदर्शिता लेकर आइए चुनाव के अंदर और फिर 400 सीट जीतिए। अभी पारदर्शिता नहीं है, सतीश के सिंह ये कह रहे हैं। सतीश जी, सॉरी सुधांशु जी। सतीश जी की एक बात का जवाब देके फिर आपकी इस बात का जवाब देता हूं। वो ब्राजीलियन लेडी जिसकी 22 फोटोएं हैं, चुनाव आयोग कह तो रहा है कि आप जमा करिए ना, आपका दावा है ना, तो वो वोटर लिस्ट जो आपके पास है जमा करिए। जैसे मैं उदाहरण पहले भी जमा करवाइएगा, एग्जाम हो जाए किसी बच्चे। सर पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे उचित करिएगा। देखिए, ये वैसी बात हो गई जैसे एग्जाम हुआ, किसी बच्चे को लगता मेरे नंबर कम आए, तो सतीश जी क्या प्रोसीजर है? स्क्रूटनी का फॉर्म भरो। मगर कोई बच्चा क्या स्क्रूटनी का फॉर्म तो नहीं भरूंगा, सिर्फ बयान दूंगा। चलो बयान दोगे तो बयान ही दे के रह जाओ ना 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 ना, लिखित में नहीं दूंगा, ऑफिशियली कुछ नहीं कहूंगा, बयान दूंगा, मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ऑफिशियली मुझे जवाब दे दे। अद्भुत है साहब, ऐसा आपने कभी सुना है? अब आइए साहब, कोई ये कहे, क्रिकेट का मैच का उदाहरण देता हूं, बैट्समैन आउट है और आपको लग रहा है कि नॉट आउट दिया एम्पायर ने, तो क्या तरीका है साहब? थर्ड वो रिव्यू डिसीजन के लिए जाइए ना। ना, रिव्यू डिसीजन नहीं करूंगा मैं, तो बस बयान दूंगा कि मेरे हिसाब से आउट है, मगर थर्ड एम्पायर डिसीजन दे दे। यही तो आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी। और जो अमित जी, ये अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 18,000 उनके तरफ से एफिडेविट दिए गए, उनकी पार्ट, उसका कुछ बता सकते हैं? क्योंकि आजकल तो इलेक्शन कमीशन के लिए आप ही लोग बोलते हैं। एक सर, हम लोग नहीं बोलते, हम तो साफ ये कह रहे हैं कि जो एफिडेविट दिए गए वो एफिडेविट दिखा देना, उसकी रिसिप्ट दिखाएं कि इलेक्शन कमीशन को, ईमेल से भेजें तो ईमेल की रिसिप्ट दिखा दें। यही तो हम कह रहे हैं। आप लोग सारी बातें हवा में करके निकल जाने की कोशिश करते हैं, हवा में उनके भ्रम फैलाओ और भाग जाओ। अपने तरफ से एकमात्र सिद्धांत पढ़ता हूं, सुनता वही बोल रहा हूं आपसे। अच्छा फराज तो सर आप पत्रकार हैं तो आपको कहना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए कि। और अमित जी, दूसरा प्रश्न आपने किया था वो क्या था? मैं अब ये सतीश जी नहीं, आपने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। मैं फराज किदवई के पास जाता हूं, एक बारी नहीं बोले हैं फराज किदवई। बाय द वे, सुधांशु जी का, राजनाथ जी का भाषण बहुत अच्छा था। डांटा भी अच्छा था वैसे। नहीं, बहुत अच्छा था। नहीं, हमारे यहाँ सभी का भाषण अच्छा होता है। नहीं, राजनाथ जी वाला सबसे अलग था। गृह मंत्री अमित शाह का भाषण आज बहुत अच्छा था। अखिलेश, वैसे तो पार्लियामेंट में आज अखिलेश यादव का भाषण भी जो हमने सुना कल, वो बहुत अच्छा था। तो सभी भाषण तो सभी अच्छा दे रहे हैं। मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये SIR नहीं है बल्कि ये NRC है और यूपी में इसीलिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। आप फिर कंफ्यूजन और डाल रहे हैं, आप धार्मिक एंगल पर लेके जा रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए।
अमीर जी क्या गलत बोल रहे हैं? और अभी सुधांशु जी ने बोला कि इनके यहां तो सभी लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं। सच बात है, रमेश बिधूड़ी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, वो भी संसद के अंदर। देखिए क्या है अमीर जी कि अभी शुरुआत में सुधांशु जी ने कहा ना कि बिहार के इलेक्शन के लिए कि लाइन में लगा देते हैं, तो लाइन में लगवाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शौक है। एक मेडिकल कंडीशन होती है शाइडन-फ्रोइडा, अंग्रेजी में उसका टर्म है, पढ़िएगा। उसमें यह होता है कि अगर आप दूसरे को तकलीफ में दे रहे हैं तो आपको बड़े सुख का आभास होता है। तो लाइन में लगने से एक शेर याद आ गया अमीर जी, सुनिएगा कि पहले तकलीफ यूं जहनों से हटा देते हैं, जख्म पर दूसरा एक जख्म लगा देते हैं, नोटबंदी में कभी एसआईआर में उलझाकर देश की जनता को लाइन में लगा देते हैं। अब आज साहब जैसे ही मैंने सुबह अखबार उठाया तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अमीर जी वो देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही है। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि सुधांशु जी की पार्टी को पहले अपनी नीयत में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अगर इनकी नीयत और चाल और चरित्र में रिफॉर्म आ जाए तो फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा इस देश में अमीर जी। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं। जी जी, लेकिन आप पे एक जो आरोप है, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप है कि आप लोग, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, यूपी में डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, एनआरसी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, एसआईआर उसकी साइड एक्टिविटी है। कोई कह रहा है वोट चोरी है, कोई कह रहा है एनआरसी है। हाँ, करवा क्यों रहे हैं? जवाब देता हूं। पहले फैराज भाई ने जो कविता सुनाई ना, सबको लाइन में लगा देते हैं, वो हुआ था सितंबर 2016 और वो दर्द समझा जा सकता है। फरवरी 2017 में आप अपनी सबसे बुरी पराजय देखे थे, हम 325 सीट आए थे। तो आगे कह रहा हूं, लाइन में लगा देते हैं और लाइन वाले जाकर आपको सरकार से हटा देते हैं, हटा ही नहीं देते हैं, एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, जैसा आपने आज तक कभी नहीं देखा था उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं। खैर, अब हम इसके ऊपर आते हैं, डिटेंशन सेंटर। देखिए एक बात ये बताइए, अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटीज दिखाई पड़ रही हों और कोई व्यक्ति कोई कागजात न दे पा रहा हो, तो यदि डिटेंशन की बात हुई, इसमें घबराने की क्या बात है? फराज भाई, सतीश सिंह जी और बाकी सब लोग, अरुण जी और महुआ जी, सबने आल्हा का नाम जरूर सुना होगा। आल्हा गाया जाता ना, आल्हा उदल वाला। उसमें एक लाइन है कि बड़े लड़ैया महुबे वाले, जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। मुझे वही लग रहा है भाई। कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, डिटेंशन सेंटर में जा रहे हैं, घुसपैठिए। ये खौफ जो है अखिलेश जी को क्यों हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। अब खौफ से ममता बनर्जी जी खौफ ज़दा है, खौफ से अखिलेश जी है। मेरे भाई, कार्रवाई चुनाव आयोग प्रॉब्लम घुसपैठियों को हो रही है और दिल में दर्द आपके क्यों हो रहा है? अगर घुसपैठिए जाते हैं देश से बाहर तो अच्छा ही है, डिटेंशन सेंटर में घुसपैठिए जाएंगे, देश के नागरिक थोड़ी जाएंगे। परास्कित भाई, घबरा आप क्यों रहे हैं? देखिए अमीर जी, मैं सुधांशु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बड़ा खौफ का माहौल है इस देश में। किसानों के ऊपर जब जीप चढ़ा करके उनकी हत्या की जाती है तो किसानों के अंदर खौफ तो होता है, और जब किसान खेत में आत्महत्या कर लेता है तब भी किसानों को घुसपैठियों के खौफ की बात कर रहे हैं। जब एक सुनिए, अरे नहीं, ये पूरी ये हम बाकी भी खौफ बता रहे हैं जो इस देश में हैं। और एक 16 साल की बच्ची जब उस अपनी फीस नहीं जमा कर पाती है उत्तर प्रदेश में स्कूल में, और वो फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेती है, तो उसमें भी खौफ होता है। देखिए क्या है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जहां तक अमीर, अब आप देखिए आप अपने मुद्दे से कैसे भटक गए। आप अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आ गए। अब बात, मैंने तो अखिलेश जी के पॉइंट से पॉइंट उठाया और बीजेपी से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, आपने मुद्दे को बदल दिया। यही प्रॉब्लम है, आप एक मुद्दे पे टिकते नहीं है। कभी कहते थे ईवीएम खराब है, अब कहते हैं, अब कह रहे हैं एसआईआर में दिक्कत है, फिर कहते हैं वोट चोरी हो रही है, अब कह रहे हैं एनआरसी हो रहा है। हो क्या रहा है असल में? हो ये रहा है कि काम नहीं हो रहा है, हो ये रहा है कि मेहनत नहीं हो रही है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके लिए नहीं मैं कह रहा, आपके लिए नहीं कह रहा। आपने लोकसभा में मेहनत करी, आपको उसका रिजल्ट आता हुआ दिखा। बीजेपी की कम सीटें आई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर बीजेपी ने पलट के मेहनत करी महाराष्ट्र में, जहां उसकी कम सीटें आई थी, बीजेपी की ज्यादा सीटें आई। जहां हरियाणा के अंदर बीजेपी को 50% सीटों का नुकसान हुआ था, डबल मेहनत करी बीजेपी को, वहां पर जीत हासिल हो गई। और दिल्ली के अंदर जहां केजरीवाल कहते थे इस जन्म में तो मोदी मुझे नहीं हरा सकता, वो केजरीवाल भी हार गए। बिहार के अंदर
आपके पास मुद्दों का कंफ्यूजन था, अलायंस का कंफ्यूजन था, उसकी मार पड़ी। तो मेरा वही मामला है, ये जो डिबेट में हुआ, एक लाइन से आप भटकते रहते हैं, उस लाइन पर नहीं चलते, उसी का नुकसान है फराज किदवई। ये देश की जनता, ये व्यूअर समझता है सब कुछ। मैं एक सेकंड, ये व्यूअर समझता है सब कुछ, ये व्यूअर समझता है। फराज किदवई मेक यू पॉइंट, 30 सेकंड्स मेक यू पॉइंट। मैं आपको टाइम देता हूं बात रखने का, 30 सेकंड बोलिए। मैं तो अमीश जी उस बात पे चर्चा कर रहा था जिसकी चर्चा आज सदन में हुई। तो अगर सदन में जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो मैं मुद्दे से बिल्कुल भी नहीं भटक रहा हूं। और अभी क्या हुआ कि आपने शुरुआती मैं आप ही की डिबेट के पॉइंट्स उठा रहा हूं। आपने अभी शुरुआत में क्या कहा कि दुनिया आज की तारीख में भारत के लोकतंत्र की तरफ देख रही है। शुरुआती आपने अपने उद्बोधन में यही बोला था। तो अब इस पॉइंट पर आप अमीश जी और सुधांशु जी दोनों जो है कायम रखिएगा, क्योंकि वीडम इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, कहिए तो बता दूं मैं। इनकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की क्या बोलती है अमीश जी, कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ऑटोक्रेटिक कंट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये बोला था ना वीडम इंस्टीट्यूट ने। फ्रीडम हाउस ने क्या बोला भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, कहिए तो मैं वो भी बता दूं। लंदन बेस्ड द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस नहीं, मुझे ये सब विदेशी एजेंसियों को देखना क्या है, मैं तो स्पष्ट रूप से देखता हूं, आप भी देखते हैं। मेरे कार्यक्रम में आप आते हैं, सुधांशु जी भी आते हैं, अरुण भारती भी आते हैं, महुआ माझी भी आती हैं, यानी पक्ष के भी सांसद हैं, विपक्ष के भी सांसद हैं, और सब अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे भारत की डेमोक्रेसी के लिए किसी बाहर वाले से लेक्चर नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इस देश को खतरा बाहर से नहीं है, अंदर से ज्यादा है। मैं इस बात को मेंटेन करता हूं। इस देश को खतरा बाहर से नहीं है, इस देश को खतरा अंदर से है। इस देश को खतरा अंदर से ही है, बाहर से कोई खतरा नहीं है। और ये क्यों खतरा है आप सब जानते हैं, अंदर से ही खतरा है। हमारी आधी लड़ाई अंदर ही हो जाती है। पूरी बात से सहमत हूं, हमारी लड़ाई अंदर ही है पूरी की पूरी। हमें बाहर से खतरा नहीं है, आज तक इतिहास में भी कभी नहीं था। मुगल आए यहां पर, इतने साल राज कर गए, अंदर वालों ने ही दगा दी। अंग्रेज आए यहां पर, राज करके गए 200 साल, अंदर वालों ने ही दगा दी। इसलिए मेरा निवेदन है, कम से कम आप लोग एक फ्रंट पे रहिए। कई मुद्दों पर आप रहते हैं, इस देश का विपक्ष भी रहता है, जो कि उसकी महानता है। ओके, मैं अरुण भारती का रुख करता हूं। अरुण भारती वेट कर रहे हैं। अरुण भारती, इस देश का लोकतंत्र तबाह हो चुका है, ऑपोजिशन का ये चार्ज है, योर स्टेटमेंट, आपका 40 सेकंड का जवाब। सर, देश का लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, वाइब्रेंट है, चल रहा है और आगे भी इसी मजबूती से चलेगा। राहुल गांधी जी की यह विश है, वो चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खराब हो, ताकि इस केओस में वो अपना एजेंडा जो चलाना चाहते हैं वो चला सके। देश का लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, देश का लोकतंत्र वाइब्रेंट है, और इसके जो मतदाता, चूंकि जब से मतदाता की शुद्धि हुई है एसआईआर के माध्यम से, गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े सभी आकर के अपने मत का वैल्यू जान रहे हैं, उसका असल जान रहे हैं, उसकी हैसियत जान रहे हैं। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं। समय इतनी इजाजत दे रहा है अरुण भारती, समय इतनी इजाजत दे रहा है। चरण सिंह जाफरा 10 सेकंड रिप्लाई, 20 सेकंड रिप्लाई। देखिए मुझे हैरत हो रही है कि किस तरह की बातें हो रही है, क्योंकि सरेआम नजर आता है कि चुनाव आयोग जो है वो चूना लगा रहा है। जब चुनाव आयोग चूना लगा रहा फिर भी ये कहते हैं कि एफिडेविट देना चाहिए। मुझे बताएं कि निर्वाचन आयुक्त एफिडेविट देंगे, ये लिख करके देंगे कि जो चुनाव आयोग चूना लगा रहा है, लेकिन 99 सीट पे कांग्रेस आ रही है। अब वो चूना लगा था या नहीं लगा था मुझे नहीं पता। चूना कहां लग रहा है, चूना कहां नहीं लग रहा, ये आप जाने।